हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज आपका अपने एसपी स्टडी एड टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आज हम आपके लिए हिस्ट्री का जो मैं डीएलएड से कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, जो कि आपका जो हिस्ट्री से जो पार्ट है आज है मुख्य नव पाषाण काल व उत्तर हड़प्पा स्थल। क्या है? मुख्य नव पाषाण काल व उत्तर हड़प्पा सभ्यता, ये जो कि आपका टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग 22-23 इस प्रकार से 22-23 टॉपिक होंगे, जो कि आप देख रहे होंगे। अभी यहाँ पर 1 2 3 4 हुए हैं और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर अभी तक हैं और हमारे चैनल पर भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और जी हाँ, जितने भी नए यूजर्स यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो कि आपको साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो देखिएगा, आज हम बताएंगे मुख्य नव पाषाण काल व उत्तर हड़प्पा स्थल। सभ्यता नहीं, उत्तर हड़प्पा स्थल। सभ्यता भी होती है, वो अगला पार्ट है। और यहाँ पर है उत्तर हड़प्पा स्थल के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो देखिएगा, मुख्य नव पाषाण काल व उत्तर हड़प्पा स्थल। सबसे पहले क्या जो कि माइंड है आपका, वो सिर्फ हमारे प्रति रखना है, ना कि आप लोगों को ये नहीं करना है कि वीडियो को प्ले किया कोई भी गौर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को बार बार स्किप किए जा रहे हैं कि कहाँ से क्लास स्टार्ट होती है और कहाँ पर हमारे काम की चीज आती है। ऐसा नहीं आप लोगों को करना है। क्या करना है कि आप लोगों को यह करना है कि शुरू से, स्टार्टिंग से जब आप समझेंगे इस हड़प्पा स्थल को या नव पाषाण काल को, अगर स्टार्टिंग से समझेंगे तो ही आप लोगों के समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ये मायने नहीं रखता कि आप हर एक चैनल पर जाइए, हर एक चैनल की वीडियो देखिए। अगर आपको इस चैनल के जितने भी टीचर्स इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं, जो कि आपकी गणित पढ़ा रही हैं डीएलएड की और ऑल एग्जाम प्रिपरेशन, जो कि है आपकी पूजा मैम पढ़ा रही हैं, और आपको इस समय हिंदी जो पढ़ा रहे हैं, हिंदी आपके शिवम सर पढ़ा रहे हैं। और हिस्ट्री का तो आपको पता ही होगा कि मैं सौरभ सर आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको क्या करना है कि अगर इस चैनल पर भरोसा है तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, भरोसा नहीं है तो इस चैनल को ना ही सब्सक्राइब करें, ना ही इसकी वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो में कुछ ट्विस्ट नजर आए, कुछ नया नजर आए, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपके एग्जाम में कुछ फंसने वाली चीजें यहाँ पर नजर आए तो ही इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा इस वीडियो को मत देखिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। तो दोस्तों, आगे क्या है कि मुख्य नव पाषाण काल व उत्तर हड़प्पा स्थल। यह आपका पूछा क्या है, मुख्य नव पाषाण काल व उत्तर हड़प्पा स्थल। तो आगे देखिएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। इस काल की प्रमुख संस्कृतियां, जो नव पाषाण काल है और उत्तर हड़प्पा स्थल है, उसकी बात हो रही है कि इस काल की प्रमुख संस्कृतियां तथा उनसे संबंधित स्थलों का विवरण निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित, यानी कि बहुत ही इसके विवरण बहुत हैं नव पाषाण काल के। और नव पाषाण काल अभी भी चल रहा है और पहले भी चल रहा था। यही देखना है कि कौन सी जगह पर, कौन सी जगह पर, ठीक है, और कौन से स्थान पर, कौन सी जगह पर क्या स्टार्ट हुआ। तो देखिएगा, जो कि झूकर संस्कृति है, झूकर संस्कृति है, यहां पर क्या है, सबसे पहले इस हड़प्पा स्थल के कब्रिस्तान में
एक विशिष्ट मृदु भांड प्रारूप के आधार पर पहचाना गया। जो कि झूकर संस्कृति है, सबसे पहले इसे हड़प्पा स्थल के कब्रिस्तान में एक मृद भांड प्रारूप के आधार पर पहचाना गया, जिसे पुरातात्विक साहित्य में कब्रिस्तान एच, ये मैंने रखता क्या, कब्रिस्तान एच की संज्ञा दी गई। किसे कब्रिस्तान एच की संज्ञा दी गई? कब्रिस्तान एच की संज्ञा झूकर संस्कृति को यहां पर दी गई। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस झूकर संस्कृति को नोट भी कर लिए होंगे अपनी कॉपी में, और आप लोगों को ये उम्मीद है कि कुछ याद भी हो गया होगा, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है? झूकर संस्कृति में क्या सिंपल है, इसको पूरा याद नहीं करना है बच्चों। क्या करना है? सबसे पहले क्या है? हड़प्पा स्थल याद करना है। ये तो आपका टॉपिक ही है हड़प्पा स्थल, तो इसको भी याद चाहे मत करो, लेकिन टॉपिक तो आपको याद ही होगा कि क्या पढ़ाया है। सौरभ सर ने आपको क्या पढ़ाया है? हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल में आपको कब्रिस्तान में एक मृदु भांड विशिष्ट मृदु भांड प्रारूप के आधार पर पहचाना गया। जो कि कब्रिस्तान था वो मृदु भांड के प्रारूप के आधार पर पहचाना गया। किसके आधार पर? मृदु भांड के। मृदु भांड और कब्रिस्तान को ही याद रखना है। जिसे पुरातात्विक साहित्य में कब्रिस्तान एच की संज्ञा दी गई। तो यहां तक दोस्तों आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोग कम से कम 88% नंबर लाइएगा। ठीक है, 88 क्या, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप लोग 100 में 100% नहीं बल्कि 101% लाइएगा। लेकिन अगर पढ़ोगे तभी तो लाओगे, ये तो नहीं है कि बिना पढ़े आप 101% नहीं हो सकता ना। तो आगे देखिएगा, नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है बनारस संस्कृति। क्या? बनारस संस्कृति। आप लोगों ने सुना होगा कि बनारस का जो पान है वो बहुत ही मशहूर है, क्योंकि पान ज्यादातर अपने बनारस में ही पान की खेती होती है। किसमें होती है? बनारस में ही पान की खेती होती है। और यह बानस नदी, जो कि बानस नदी में ही बनारस संस्कृति है, बानस नदी में ही सबसे ज्यादा पान की खेती होती है। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिएगा, जो कि बनारस संस्कृति है ये बानस नदी के नजदीक है, निकट है, और यह 2500 ईस्वी पूर्व की है। कितनी? 2500 ईसा पूर्व की है बानस नदी और बनारस संस्कृति। आगे देखिएगा, नंबर 3 आहार संस्कृति। आहार संस्कृति जो कि है उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। मैंने लिखा भी होगा, ये लिखा है उदयपुर। जो कि आहार संस्कृति है उदयपुर में। इसका पुराना नाम ताप्ती भी है। क्या? ताप्ती। आप लोग ताप्ती नहीं, क्या नहीं, यहां देखिएगा, ताप्ती क्या? एक नदी है, ताप्ती नहीं है ये। क्या? ताप्ती नहीं है ये। क्या? ताप्ती नहीं, ताप्ती है। इसका जो कि पुराना नाम है वह क्या है? ताप्ती भी है। किसका पुराना नाम ताप्ती है बच्चों? आहार संस्कृति जो कि उदयपुर में है। आहार संस्कृति का नाम, इसका पुराना नाम क्या था? ताप्ती भी था। और यह संस्कृति जो कि आहार संस्कृति है 2500 से 1500 ईसा पूर्व की है। समझ रहे हो ना बात को हमारी? 2500 से 1500 ईसा पूर्व की है। यहां से 15 संरचनात्मक चरण देखे गए हैं। कितने देखे गए हैं? 15। ओके, नोट कीजिएगा कि जो आहार संस्कृति है यहां से 15 क्या देखे गए हैं? संरचनात्मक चरण देखे गए हैं। और साधारण घर गारे पत्थर से बनाए जाते थे। जो कि गारा जिसको बोलते हैं, गारा
ये मिट्टी का जो होता है, मिट्टी खेत से लाते थे और उसमें पानी डालते थे, और पानी और मिट्टी को जिस प्रकार आज की स्थिति में हम कह सकते हैं, जिस प्रकार मोरम और सीमेंट को पत्थर यानी कि मोरम बोलते हैं, जो पिसा हुआ पत्थर होता है आपका, पिसा हुआ पत्थर को ही मोरम बोलते हैं, और सीमेंट बाजार में आप लोगों को जहां मोरम उपलब्ध होती है वहीं पर उपलब्ध हो जाती है। जो कि आजकल के घर बन रहे हैं ईंट और मोरम सीमेंट सरिया गिट्टी के बन रहे हैं ज्यादातर घर, ठीक है। तो क्या है कि आज की स्थिति में मोरम और सीमेंट के ही घर बनाए जाते हैं। पहले की स्थिति में क्या था कि गारे और पत्थर के मकान बनाए जाते थे। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लगभग 1 फुट लंबाई और आधा फुट चौड़ाई होती होगी उनकी, या 1 फुट 1 बाई 1 का मान लीजिए आप लोग। तो जो कि गारा जिसको बोलते हैं, वही आपकी मिट्टी और पानी से, जो कि जिस प्रकार सीमेंट और मोरम को पानी डालकर मिलाते हैं, उसी प्रकार मिट्टी और पानी को सिर्फ मिला देते थे, और उसमें थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं, जो भट्टे पर नोना जैसा होता है उसको ही मिला देते थे, तो वो मजबूत पकड़ हो जाती थी उसकी, तो उसी को गारा बोलते थे। और पत्थर तो आप लोग जानते ही होंगे, अभी भी पत्थर के मकान हैं। क्या दोस्तों, अभी भी पत्थर के मकान हैं। कहां पर हैं? आप लोग कभी जाइएगा कश्मीर में, लद्दाख ले, ठीक है, जो कि वहां पर पत्थर के मकान अभी भी हैं, और गारे के भी मकान अभी भी हैं। वहां पर इस प्रकार के मकान क्यों होते हैं, ये आप लोगों ने कभी महसूस किया? वहां पर पत्थर और गारे के मकान अभी भी क्यों हैं? ये वहां पर इसलिए मकान है क्योंकि वहां पर ज्यादातर मानसून गड़बड़ रहता है, कि यहाँ पर अभी स्थित हैं, इस जगह पर मकान बना रखा है, यहाँ पर कभी आंधी तूफान आता है तो वो अपना घर उनका गिर जाता है, फिर से उनको बनाना पड़ता है। इसीलिए भूकंप आंधी के बचाव के कारण वह ईंट ईंट का मतलब सीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं ज्यादातर लोग। वहां पर ज्यादातर लोग मतलब बता रहे हैं, ये नहीं कि किसी का घर है नहीं, घर है सीमेंट और ईंट का, लेकिन वहां पर ज्यादातर जो कि आपको घर मिलेंगे वो पत्थर और गारे के मिलेंगे, क्योंकि वहां पर पत्थर भी ज्यादातर पाया जाता है। तो आगे देखिएगा, पत्थर के बनाए जाते थे जहां तांबे का व्यापक उपयोग होता था। सबसे ज्यादा जो कि तांबे का व्यापक उपयोग, बहुत उपयोग होता था, वह आहार संस्कृति में ही, उदयपुर में ही होता था। सबसे ज्यादा किसका उपयोग? तांबे का व्यापक उपयोग होता था। कहां? उदयपुर में होता था, और आहार संस्कृति में होता था। यहाँ चावल जो कि है, यहाँ चावल की खेती होती थी, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा जो कि उपयोग होता था तांबा, और जो खेती होती थी चावल। क्या आपको याद रखना है, यहाँ पर खेती किसकी होती थी? चावल की, और उपयोग सबसे ज्यादा क्या होता था? तांबा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, खेती होती थी, एग्जाम्पल में यहां देखिएगा, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिलती थी। क्या? तांबे की कुल्हाड़ी मिलती थी। अब देखते हैं क्या कि नंबर 4 आपका क्या है? कितना? नंबर 4। नंबर 4 में गणेश संस्कृति, जो कि गणेश संस्कृति है, ये राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। यहां पर हमने नोट भी किया है, गणेश संस्कृति राजस्थान में है, और यह संस्कृति 2200 ईसा पूर्व, जहां से तांबे के तीर, यह संस्कृति जो कि 2200 ईसा पूर्व की है, और वहां पर तांबे के तीर, मछली के कांटे, क्या? तांबे के तीर, मछली के कांटे मिले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये 4 मैंने अभी हेडिंग लिखाई है, बहुत ही मजा आ रहा होगा इनको पढ़ने में। चलिए आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं नंबर 5 क्या है। मालवा संस्कृति। क्या है? मालवा संस्कृति, जो कि मालवा संस्कृति है, ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये है, आप लोग बाखूबी से समझ लीजिएगा कि जो मालवा संस्कृति है, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इस बात को बहुत ही गौर से
याद रखना और कॉपी में नोट कर लेना, जो कि मालवा संस्कृति है मध्य प्रदेश। बहुत बार पूछा जाने वाला नंबर यही है, नंबर 5, जो कि मालवा संस्कृति है। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। देखिएगा, इस संस्कृति में कई छोटी संस्कृतियां शामिल हैं। किस संस्कृति में कई छोटी संस्कृतियां शामिल हैं? वो भी मालवा संस्कृति में बहुत सी संस्कृतियां जो कि छोटी छोटी संस्कृतियां हैं वो भी शामिल हैं। और मालवा संस्कृति कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, मालवा मध्य प्रदेश का उर्वरक क्षेत्र है, यानी कि जो मालवा है मध्य प्रदेश का मेन मुख्य उर्वरक क्षेत्र है। ठीक है, ओके दोस्तों। जहां अनेक नदियां बहती हैं, क्या? जहां अनेक नदियां बहती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जहां से बहुत सारी नदियां गुजरती हैं या बहती हैं, वो कहां से बहती हैं? मध्य प्रदेश से। कौन कौन सी नदियां बहती हैं? कुछ नदियों को हम आपको बता रहे हैं और कुछ नदियां आदि में लिखी हुई हैं। किसमें? आदि में लिखी हुई हैं। तो जैसे सबसे पहले नंबर नर्मदा नदी जो की है वो मध्य प्रदेश से शिप्रा और बेतवा और केन, ये नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। और कहां से? मालवा संस्कृति से नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं। किस क्षेत्र में बहती हैं? मध्य प्रदेश क्षेत्र में, यानी मालवा संस्कृति में ये नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, शिप्रा, बेतवा और केन तथा आदि। इस संस्कृति का समय, जो कि मालवा संस्कृति का जो समय है वह 1200 ईसा पूर्व का है। किस ईसा पूर्व का? 1200 ईसा पूर्व का है। नंबर 6 देखते हैं। क्या? नंबर 6, गुफक्कर रात। क्या? गुफक्कर रात जो कि है कश्मीर में है। कहां पर है? कश्मीर में। इससे हमें गारा वाले घर, क्या दोस्तों? इससे हमें गारा वाले घर, अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो घर मिट्टी के बने होते हैं उसी को हम गारा वाले घर बोलते हैं। कोमा पत्थर के घर, पत्थर के घर तथा पत्थर व हड्डी के औजार। पत्थर व हड्डी के औजार कहाँ मिलते हैं? गुफक्कर रात में मिलते हैं, वो भी कश्मीर में। गुफक्कर रात पड़ता है, कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। वहां पर हमें गारा वाले घर, पत्थर के घर तथा पत्थर व हड्डी के औजार और गेहूं, जौ और मसूर, गेहूं, जौ और मसूर मिलते हैं। देखिएगा, जो कि गेहूं होता है आपका और जो कि जौ होता है, ये दोनों फसलें जो कि हैं ये गुफक्कर रात में होती हैं, यानी कश्मीर में होती हैं। और ये गेहूं और जौ जो कि है ये ठंड में पैदा होने वाली फसल है। ओके दोस्तों, जो कि ये गेहूं और जौ है, जौ को हम देहाती भाषा में बिजरा बोलते हैं, गेहूं को गेहूं ही बोलते हैं। गेहूं और जौ है यह ठंड में पैदा होने वाली फसल है। और ये मसूर जो कि है ये गर्मी में भी पैदा हो जाती है तथा मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गुफक्कर रात कश्मीर में। जो कि आपको ये गुफक्कर रात दिख रहा है, ये कोई रात वात नहीं है, ये कोई रात बात नहीं है। ये गुफक्कर रात कश्मीर में एक स्थित जगह का नाम है गुफक्कर रात। तो देखिएगा नंबर 7, बुर्जा होम। क्या देखेंगे? बुर्जा होम। बुर्जा होम जो कि है ये भी आपका कश्मीर में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? कश्मीर में। क्या पड़ता है? बुर्जा होम। यहां से भी हम गर्तावास, यहां से भी हम गर्तावास यानी कह सकते हैं चूल्हे तथा हड्डियों के औजार, सुइयां, भाले आदि पाते हैं। जो कि यहाँ पर गर्तवा वास है, जो कि यहाँ से चूल्हे, हड्डियों के औजार तथा सुइयां, जो कि सुई होती है आपकी, और भाले आदि पाते हैं। कहां से पाते हैं? बुर्जा होम से। बुर्जा होम कहां पर स्थित है? कश्मीर में ही बुर्जा होम स्थित है।
नंबर 8 देखिएगा हल्लूर। हल्लूर क्या है? यह दक्षिण भारत में स्थित एक जगह का नाम है हल्लूर। कहां पर? दक्षिण भारत में। और यहाँ नवपाषाण संस्कृति के औजार पाए जाते हैं। क्या? नवपाषाण संस्कृति के औजार भी मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो देखिएगा नवपाषाण काल के औजार कौन कौन से हैं जो कि अभी भी इस समय भी चल रहे हैं। जैसे यहां लिखा है, मैंने सिर्फ 2 उदाहरणों को, तीर और भाले। क्या? तीर और भाले। ठीक है, जो कि तीर और भाले हमने यहां पर इसको नोट किया है और यहां लिखा आदि, जो कि नवपाषाण काल में यानी अभी भी जो औजार चल रहे हैं दक्षिण भारत में हल्लूर नामक स्थान पर। तो वहां पर आप लोग जानते ही होंगे कि किस प्रकार के औजार चल रहे हैं, वह हम आप लोगों को नहीं बता सकते इस वीडियो में कि किस प्रकार के औजार दक्षिण भारत में चल रहे हैं। जो कि लिखित है, हमने आप लोगों को वही बताया, तीर और भाले। औजार तो बहुत हैं, बहुत हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को सिर्फ 8 नोट ही कराऊंगा, क्योंकि हमें इमरजेंसी कुछ काम पड़ गया, इसीलिए आज हम आप लोगों को 24-25 नोट नहीं कराऊंगा। और आपका जो कि ये मुख्य नवपाषाण काल व उत्तर हड़प्पा स्थल है, यही रहेगा कल की वीडियो में टॉपिक। बट यहाँ 8 कराए हैं और जो 8 के आगे आने वाले जो कि नंबर हैं उनको कराऊंगा, क्योंकि आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि आज हम आपको पूरी वीडियो दे सकें। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साइड से बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन में जल्द से जल्द आता रहे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे हर एक वीडियो आपके फोन में जल्द से जल्द सबसे पहले से पहले पहुंचते रहे। तो इस वीडियो का विराम यहीं लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।